क्या बड़ी खबर आ रही है, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? आपको बताऊं कंचन, बस अब से थोड़ी देर बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और इंडिया डेली पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन आगे निकल रहा है, कौन पीछे जा रहा है और क्या इस बार परिवर्तन होगा या फिर हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। ये वो बड़े मुद्दे हैं। इसके बाद हम आपको एक एक जो आंकड़े धीरे धीरे आने शुरू होंगे और हम आपको विस्तार से बताएंगे। इंडिया डेली पर महा एग्जिट पोल के जो शुरुआती आंकड़े हैं बस अब से थोड़ी देर बाद हम दर्शकों के सामने रखेंगे, क्योंकि आप देखिए 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, सबकी निगाह है वहां पे क्या होगा। हरियाणा में इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने की बात कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया, उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। यानी बस थोड़ी देर बाद कंचन और किरण आंकड़े हम अपने दर्शकों के सामने रखना बिल्कुल, हम आंकड़े अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए अंजनी, और इसी तरह से हम आपसे ब्रेकिंग न्यूज भी लेंगे। और ईवीएम देखिए अब बंद होने वाला है, यानी कि कुछ वक्त से बचा हुआ है और वोट प्रतिशत तकरीबन जो एक अंदाजा लगाया जा रहा था 70 से 72, मुझे लग रहा है उतना नहीं पहुंच पाएगा, कम में रहेगा। 68% हो सकता है जो पिछले बार रहा था वो यहां पर आंकड़ा जो है वो छू जाए। उसको लेकर के हम पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का। चिराग सेठी हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। चिराग सेठी, आपने यहाँ पर अनिरुद्ध को भी सुना, आपको क्या लग रहा है कि जो परिवर्तन की बात आम आदमी पार्टी कर रही थी, कि जिस तरह से दिल्ली में परिवर्तन हुआ, जिस तरह से पंजाब में आपने क्लीन स्वीप कर दिया, तमाम बड़े पार्टियों को हरा करके आम आदमी पार्टी ने अपनी जगह बनाई, अपनी सरकार बनाई, क्या लग रहा है हरियाणा में वैसी स्थिति में आम आदमी पार्टी पहुंचेगी? पंचायत चुनाव सही था, लेकिन लोकसभा में वो जगह नहीं पा पाए। एक कैंडिडेट उतरे लेकिन उनको भी वोट नहीं मिल पाया, नहीं जीत पाए। देखिए 8 तारीख को जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगी कि जो सत्ता की चाबी है वो अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में ही होगी हरियाणा की। हमारे संगठन ने 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ा है और लोगों से बहुत प्यार मिला है, हमारे संगठन का बहुत मनोबल बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जनता के प्यार से देखकर लग रहा है कि हमारी जो सीटें हैं यहाँ बढ़ने वाली हैं और एक अच्छी पोजीशन में आम आदमी पार्टी आपको हरियाणा में देखने को मिलेगी, जहां पे हमारा संगठन भी ज्यादा मजबूत हुआ है, लोगों का प्यार भी बढ़ा है और कहीं ना कहीं जो विकास के मुद्दे थे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, क्योंकि हरियाणा के लोग दिल्ली में काम भी करते हैं, आते जाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिल्ली में स्कूल देखे हैं, अस्पताल देखे हैं, महिलाओं का सफर देखा है, बस में जो फ्री होता है, बस में सीसीटीवी और ये सारी चीजें सुविधाएं दिल्ली और पंजाब ले रहा है। तो हमें लगता है कि हरियाणा के लोग अच्छा चिराग जी, आपने कि कहा कि सत्ता की चाबी अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगी, तो क्या आप ये बात मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में कहीं न कहीं नजर आएगी हरियाणा को देखते हुए? क्या पता किंग ही हो, चाबी तो चाबी है, वो किंग के हाथ में और किंग इसका मेकर के हाथ जिक्र में तो हो। आप करेंगे ना कि किंग मेकर होंगे या किंग होंगे? क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या होगी हरियाणा में? तो चाहते हैं किंग बने और हमें लगता है किंग बनेंगे, क्योंकि अगर 90 सीटों पे हमने चुनाव लड़ने का सोचा है तो कुछ सोच के ही सोचा होगा। तो हमारा संगठन ने 90 सीटों पर काम किया, हमने कोई कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा है और हम लोग ऐसे हैं जो एग्जिट पोल्स में नहीं आते, हम सीधा सरकार में आते हैं। ठीक है विजय जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, किंग या किंग मेकर, आम आदमी पार्टी किस पोजीशन पर रहेगी? इस पार्टी के पास चाबी का चुनाव चिन्ह है, जेजेपी के पास, कम से कम उसके पास तो नहीं रह रही है चाबी। और अब क्या जनता जो है वो ये पुराने जमाने की जो चाबी थी ना उससे आगे आ गई है। वो जो अब डिजिटल लॉक्स हैं, डिजिटल कीज है वो है, तो डिजिटल की में जनता के पास सीधा सीधा सा जो है चाबी है और वो अपने हिसाब से बनाएगी। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कोई बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत क्लियर कट मैंडेट होगा वो किसी भी पार्टी के पास हो। ज्यादा संभावना है कि कांग्रेस की सरकार बने। बहुत छोटे छोटे जो दल है, खासतौर से आईएनएलडी या कुछ और, उनको कुछ सीटें मिल सकती हैं, लेकिन सरकार बनाने में उनकी कितनी भूमिका होगी ये मुझे नहीं पता। आम आदमी पार्टी को तो अभी यही तय करना था कि वो कांग्रेस के साथ जाना चाह रही थी। अभी चुनाव से पहले राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल साहब के या जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात हुई, फिर लास्ट मिनट में उन्होंने बदलाव किया। तो वो ये चुनाव किसके खिलाफ लड़ रही हैं अभी? विजय जी, अलायंस एक बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा आम आदमी पार्टी के लिए रहा है कि अलायंस की बात तो करते हैं, इंडी गठबंधन में रहते हैं, लेकिन जब गठबंधन करने की बारी आती है तो कई राज्यों में पीछे हट जाते हैं। क्या लगता है आपको ये सारी चीजों का क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? कह रहा हूँ कि इस बार का हरियाणा का चुनाव मुझे लगता है कि बहुत क्लियर मैसेज के साथ आएगा और उसमें आम आदमी पार्टी या जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं उनका कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होगी। निर्दलीयों की कुछ हो सकती है, निर्दलीय भी वो हैं जो बागी हैं, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, तो वो किस तरह से असर डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी
मुझे जो लगता है इस चुनाव में कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही, वो अपना संगठन तैयार अच्छा करने के विजय लिए जी, जल्दी से ये भी बता दीजिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति तो आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की है, किताबें भी लिखी है, आपको राजनीति और राजनीतिक नेताओं का भी बहुत अच्छा खासा अनुभव रहा है। इन सब के बीच में अब ईवीएम की मशीनें बंद हो गई है, किस्मत क्या होगी 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपको क्या लगता है हरियाणा में किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, अब ईवीएम बंद होने के बाद तो हमें किस्मत, वैसे भी हमें तो किस्मत पढ़ना नहीं आता, किस्मत पढ़ना आता तो अपनी पढ़ लेते। लेकिन मुद्दा ये है कि जो मुझे लग रहा है आज की तारीख में कि अभी कांग्रेस वहां पर जो वहां का जो माहौल मैंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखा है, उसमें कांग्रेस के साथ कांग्रेस को ऐज दिखाई देती है, बढ़त दिखाई देती है। लेकिन शैलजा जी की भूमिका क्या रहेगी? क्या जो 30% जो दलित वोट है उस पर शैलजा जी की नाराजगी का असर पड़ेगा? वो भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है। और ये चुनाव कांग्रेस का चुनाव है, क्या बिल्कुल जनता कांग्रेस को लाना चाहती है या नहीं लाना चाहती? बीजेपी का चुनाव नहीं है। जी प्रेम जी, आपके पास यहाँ पर आएंगे। जिस तरह से विजय जी ने भी ये कहा कि कुमारी शैलजा की नाराजगी का क्या असर जो है इस चुनाव में कांग्रेस के ऊपर पड़ने वाला है वोट को लेकर के, खास तौर से एक ये भी बात आपसे हम समझना चाहेंगे कि अशोक तंवर का आना, क्योंकि 1:45 में बीजेपी में रहते हैं, बीजेपी के मंच पर रहते हैं, उसके बाद कुछ ही मिनटों के बाद जो है वो कांग्रेस का हाथ थामने के लिए चले जाते हैं, राहुल गांधी से हाथ मिलाते हैं और कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो बदलाव होता है, क्या ये दलित वोट बैंक सीधे पर साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई थी, जिसका असर दिखेगा? क्योंकि कुमारी शैलजा नाराज है, दलित वोट बैंक छिटक सकते थे। जी कंचन जी, देखिए, कुमारी शैलजा नाराज हैं, ये तो कांग्रेस के अपोजिशन ने एक बनाया है। और कुमारी शैलजा आखिरी समय में भी अगर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रही हैं तो वो डेमोक्रेटिकली कर रही हैं, और वो प्रेशर वो सीनियर हैं, और एक ऐसे सीनियर से मुकाबला है जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो अपनी जगह एक बात है। लेकिन दलित वोट कांग्रेस की ओर खिसका है लोकसभा चुनाव के बाद, और वो असर हरियाणा में भी है। इसी कारण से दलित वोटों की चिंता जो है बीजेपी को ज्यादा हुई, और उन्होंने दलित वोट में कुमारी शैलजा को उन्होंने ये बनाया, ऑफर भी दिया कि हमारी पार्टी में आ जाइए, और ये कहा कि कुमारी शैलजा का अपमान हो रहा है। कुमारी शैलजा फील कर ही नहीं रही कि मेरा अपमान हो रहा है, लेकिन बीजेपी को फील हो रहा है कि कुमारी शैलजा का अपमान हो रहा है। यही पॉलिटिक्स यही पर और कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो कह रही है कि कांग्रेस उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती है। मुख्यमंत्री पद की दावेदार कहीं ना कहीं लगातार वो नजर आती रही है, उनकी नाराजगी भी दूर करने की कोशिश की गई है। मैं आऊंगी आप सबके पास, लेकिन इन सब के बीच में दलितों की बात की जा रही थी। अब आपको बताते हैं कि हरियाणा का जातीय समीकरण क्या कहता है, क्या परसेंटेज ऑफ वोटर्स, क्या परसेंटेज ऑफ जाति हरियाणा में है। ग्राफिक्स के जरिए इस आंकड़ों को समझिएगा और देखिएगा, ईवीएम जो है वो बंद हो चुकी है, लोगों की ये समीकरण यहाँ पर आ चुके हैं। तो हरियाणा का जो जातीय समीकरण है ओबीसी 35% के करीब है, जाट की बात करें तो 27% है, दलित 20% है, मुस्लिम जो है वो 7% करे, और अन्य की अगर हम बात करें तो 11% यहाँ पर जो है अन्य इसमें आते हैं। यानी कि ये 40 सीटों पर असर डालते हैं। ये 40 सीटें जो है खासतौर से ओबीसी की अगर मैं बात कर लूं तो इस बार जिस तरह से बीजेपी को छोड़कर के बाकी पार्टियों ने अपना गठबंधन किया, चाहे मैं वो दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की बात करूं, इनेलो की बात करूं जिसने बसपा के साथ यहां पर गठबंधन किया, तो ओबीसी का बेनिफिट वहां जा सकता है। लेकिन ये आपको बताया कि आंकड़े जब आएंगे उसके बाद ही धीरे धीरे क्लियर हो पाएगा। जाट के लिए कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी जो है उनका तरफ जो है वोट जा सकता है। और अगर मैं यहां बात अन्य की कर ले, खासतौर से जो अपर लेवल पे होते हैं यानी कि सिख समुदाय या फिर हम ब्राह्मणों की बात करें, ये सब बीजेपी के वोट बैंक हैं हरियाणा के अंदर में। ये बड़ा सवाल, ये हरियाणा का जाति समीकरण आपको दिखा रहे थे ग्राफिक्स के जरिए, आपने समझा है 2024 में। समझिए किस दल के साथ कौन सा समाज फीसदी में कितना रहा था। जाट समुदाय की बात की जाए तो कांग्रेस के साथ 64% जो जाट समुदाय था वो था, भाजपा के साथ सिर्फ और सिर्फ 27% समुदाय था। सवर्णों की बात की जाए 30% कांग्रेस, भाजपा के साथ 67, ओबीसी 51%, बीजेपी के साथ 44% था। ये लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आपको बता रहे हैं, जहां पर एससी 68% कांग्रेस के साथ थे, सिर्फ और सिर्फ 24% लोगों ने, 24% एसटी ने भाजपा को समर्थन दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सा दल किस समाज के साथ था उसके आंकड़े आपके सामने रखे गए हैं।
हैं। बिल्कुल, और यहाँ सीधे हम मेहमानों का कंचन रुक कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जो है हरियाणा के रण में कौन यहाँ पर बाजी मारेगा उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। विजय जी, आपके पास यहाँ पर हम आएंगे और आपसे समझने की कोशिश, क्योंकि जब पहले विवेक से आपकी बातचीत हो रही थी उस वक्त में एक आंकड़ा जो है वो पेश किया गया था कि गुरुग्राम में, फरीदाबाद में इस बार वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। करनाल जो कि गढ़ रहा था मनोहर लाल का, वहां से भले ही अब हरियाणा की राजनीति से मनोहर लाल जो है वो दूर हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके किए यानी कि 4.5 साल का जो कार्य उन्होंने किया उसके आधार पर ये वोट हुआ होगा। यहां पर वोट प्रतिशत कम होना, क्या ये हम ये माने कि बीजेपी के लिए मुश्किल की घड़ी है? मुझे लग रहा है, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए चुनाव है। लोगों को तय करना कि वो कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते। और वैसे देखें तो गुड़गांव और पंचकुला ऐसे हैं, बड़े शहर हैं, आप जैसे बड़े लोग वहां पर रहते हैं तो उनका वोट में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता है। जो ग्रामीण आदमी है, कमजोर आदमी है, वो वोट के साथ अपनी ताकत को आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए उसको बहुत तरीके से नहीं देखना चाहिए। और जो खट्टर साहब है उनका 9.5 साल, करीब 9 साल 118 दिन का कार्यकाल रहा है, और उस पर हमें प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी ने कर दिया। उन्होंने, उनकी मार्कशीट में फेल हो गए थे तो उनको हटा दिया, तो अब इस पर हम कहाँ सवाल करेंगे? प्रेम कुमार जी, चीफ मिनिस्टर को तो नहीं हटाता ना, बिल्कुल बिल्कुल, परफॉर्मेंस वाले चीफ मिनिस्टर को नहीं हटाता। तो विजय त्रिवेदी को मनोहर लाल खट्टर की कार्यकाल पर जगह दिखनी है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि 2019 का चुनाव देखिए विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें कम हो गई। तो मैं इसे यदि मेडिकल स्टाइल में कहूँ, मेडिकल के तरीके से कहूँ, तो ये स्टेज सेकंड का आइडेंटिफिकेशन था डायग्नोज करने में, कि आप स्टेज सेकंड पर पहुंचे खतरे के निशान पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस डायग्नोज के बाद भी, उस डायग्नोज रिपोर्ट के बाद भी इलाज नहीं किया। इलाज करने में 4 साल 118 दिन और लगा दिए, अब वो स्टेज 4 पर पहुंच गई है। विजय जी, आप तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि ये चुनाव कांग्रेस का है, भाजपा कहीं मैदान में थी ही नहीं। कंचन सीधे इन्होंने कह भी दिया है कि ये पूरी तरह से जो है चुनाव जो है वो कांग्रेस ही है। नजर आ रहा है। प्रेम कुमार जी का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रेम कुमार जी, जम्मू कश्मीर पर आपकी क्या राय है? जम्मू कश्मीर में 10 सालों बाद चुनाव हो रहा है, कश्मीरियत का जहां जिक्र किया जाता है, जहां हमने देखा कि सालों साल बाद सिनेमा हॉल एक बार से फिर से शुरू हुआ था, महिलाओं की भागीदारी नजर आई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बहुत शानदार वहां पर काम किया है, लेकिन वो कौन से मुद्दे, और आपको क्या लगता है जनता के मन में क्या सिर्फ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 रहेगा? जब जनता वोट करने गई थी, क्या ये केंद्र सरकार की जो बड़ा कदम उठाया गया था उसका एग्जामिनेशन का रिजल्ट होगा? देखिए, जम्मू कश्मीर में एब्रोगेशन ऑफ 370 और स्टेटहुड क्या है? एक ऐसा मुद्दा है जो एब्रोगेशन ऑफ 370 को बगल में रखते हुए जम्मू को भी सहलाता है, कश्मीर को भी सहलाता है। तो इसी वजह से स्टेटहुड के मुद्दे को वहां कांग्रेस ने पकड़ा और 370 पर बोलने से बची। एनसी का जबकि मुख्य मुद्दा था 370, लेकिन कांग्रेस ने उस पर कुछ बोला नहीं। बीजेपी की रणनीति थी कि कैसे भी कांग्रेस से बुलवाया जाए कि एनसी ये बोलती है आप साथ में लड़ रहे हैं तो आपका इस पे क्या स्टेक है। कांग्रेस ने यथासंभव इससे बचने की कोशिश की। हालांकि वो उसका स्टैंड जो सुप्रीम कोर्ट की बात मानने का है, तो उस हिसाब से 370 वापस लाएंगे इस सब बोलने की उसको आवश्यकता नहीं थी, और वो बोलते तो अननेसेसरी चुनावी मुद्दा होता, तो उन्होंने उसको बोला नहीं। स्टेटहुड को लेकर के वो बने रहे। अब यहाँ पर जो बीजेपी की एक जो पॉलिटिक्स हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कॉमन रही, वो ये